जलवायु परिवर्तन व हरित गृह प्रभाव एक ऐसी पर्यावरण की समस्या जो आज के जनरेशन के साथ साथ हमारी आने वाली जनरेशन को भी परेशान करेगी, जो कि पृथ्वी के बढ़ते हुए तापमान के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है। और ये हमारे पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के लिए भी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अविनाश जीएस एकेडमी में। और दोस्तों, आज ये हमारा एनवायरमेंट और इकोलॉजी का 16 लेक्चर है, यानी कि 16 नंबर का। और आज का जो हमारा टॉपिक है, एक नए चैप्टर के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो है जलवायु परिवर्तन और हरित गृह प्रभाव, जिसका आज हम दोस्तों पार्ट 1 करेंगे। ठीक है। और आज के लेक्चर में जो टॉपिक है दोस्तों, उसके नाम है जलवायु परिवर्तन, हरित गृह प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसें और उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बेटा फैक्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम अपना फ्रेश चैप्टर हरित गृह प्रभाव जलवायु परिवर्तन को स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले चैप्टर में हमने बेटा जैव विविधता को खत्म कर दिया था। ठीक है। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हरित गृह प्रभाव जलवायु परिवर्तन क्या है, इसके इफेक्ट क्या है। पहली चीज तो ये है क्या चीज जलवायु परिवर्तन। देखिए, किसी स्थान या पूरी पृथ्वी के औसत तापमान, ठीक है, सॉरी, औसत मौसम यानी कि तापमान, वर्षा, हवा की गति आदि में होने वाले दीर्घकालिक और स्थायी बदलाव, यानी कि लंबे टाइम के बाद या लंबे समय तक होने वाले जो दीर्घकालिक प्रभाव या जो स्थायी बदलाव होगा, उसे ही हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। बेटा किसी तुरंत होने वाले मौसम में चेंज में वो वेदर होता है, वो मौसम होता है। जैसे कि आज वर्षा हो गई तो कल धूप निकल गई, तो बेटा वो मौसम का चेंज हुआ। ठीक है। लेकिन आपके मान लीजिए तापमान में बहुत बड़ा बदलाव आया, कई साल हुआ, 20 से 30 सालों में, वर्षा, हवा की गति आदि में जो प्रमाण आता है, उसे हम जलवायु बेटा क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन कहते हैं। इस बदलाव का समय 30 वर्ष या उससे अधिक होता है। ठीक है। मैंने देखिए समय भी यहाँ पे लिख दिया। 30 वर्ष उससे अधिक के समय पर होने वाले बदलाव को ही हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। और मौसम क्या होता है बेटा, ये अल्पकालिक शॉर्ट टर्म का होता है। जैसे आज धूप है तो कल वर्षा हो जाएगी। और जलवायु क्लाइमेट चेंज क्या है, ये किसी क्षेत्र के मौसम पर लंबे समय का औसत लॉन्ग टर्म प्रभाव होता है। ठीक है। अब आइए, जलवायु परिवर्तन का अर्थ एक्चुअली क्या है, सीधे शब्दों में अगर समझा जाए, जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के प्राकृतिक तंत्र में होने वाला परिवर्तन है, जो मानवीय और प्राकृतिक कारणों से स्थायी रूप से बदल रहा है। बेटा ये दोनों तरफ से होता है। ठीक है। जलवायु परिवर्तन सिर्फ ऐसा नहीं कि इंसानों द्वारा ही हो रहा है, ये प्रकृति के द्वारा भी होता है, और इंसानों द्वारा भी, हमारे द्वारा जो फैलाई गई जो गंदगी है, उसके जो कारण है, उनकी वजह से भी हो रहा है, हमारे कृत्यों के द्वारा। ठीक है। लेकिन प्राकृतिक जो कारण होते हैं बेटा, वो मतलब बहुत समय के लिए रहते हैं, फिर उसके बाद वापस प्रकृति उनको दोबारा सही कर देती है। लेकिन जो ह्यूमन के कारणों से हो रहा है, यानी कि हमारे हमारे आपके कारण से जो चेंजेस हो रहे हैं प्रकृति, उसको बेटा रिवर्सल करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, इसीलिए इसको क्लाइमेट चेंज कहा जा रहा है। ठीक है। आइए इसके कुछ कारण पढ़ लेते हैं बेटा पहले, जलवायु परिवर्तन के क्या क्या है। तो बेटा देखिए, पहले प्राकृतिक कारण है क्या है, ज्वालामुखी विस्फोटन। ज्वालामुखी होता है, वहां का एटमॉस्फेयर चेंज होता है, तापमान बहुत बढ़ जाता है। ठीक है। सौर ऊर्जा में परिवर्तन, सौर ऊर्जा जो विकिरण आ रही, कहीं कहीं बादल आ जाते हैं, कुछ होते हैं, मौसम चेंज होता है, तो उसमें ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है, जो उसकी रेज आ रही होती है कम ज्यादा होती रहती है ना। पृथ्वी कक्षा में परिवर्तन, पृथ्वी की जो घूमता है, जो क्या कहते हैं, है ना, कक्षाओं में घूमती है पृथ्वी, उसके चेंज होने की वजह से सब प्राकृतिक कारण है। ठीक है। समुद्री धाराओं में परिवर्तन आ जाता है, वहां की क्या कहते हैं, जो धाराएं होती, कभी गर्म होती, ठंडी होती, कभी धीरे होती, कभी ज्यादा होती, लेकिन उसकी वजह से क्या कहते हैं, वो हमारा जैसे चेंज होता है ना भारत का, क्या कहते हैं, वर्षा की कम होगी, ज्यादा होगी, है ना, इस तरीके से। वायुमंडलीय गैसों परिवर्तन, जो हमारे वायुमंडल आने के हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसें हैं, उसमें क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, कभी किसी चीज की सांद्रता बहुत ज्यादा हो जा रही, कंसंट्रेशन किसी गैस का कम हो जा रहा है, उसकी वजह से बहुत चेंजेस आते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन, जो हमारे महाद्वीपीय विस्थापन है, आपने ज्योग्राफी में बेटा पढ़ा होगा ये चैप्टर, तो उसकी वजह से बहुत चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सब बेटा कितने आपके हैं, ये चेंजेस है, ये प्राकृतिक कारण। ठीक है। ये सब बेटा लेकिन बहुत धीमी प्रक्रियाएं हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिए। जो प्राकृतिक कारण होते हैं ये सब होती है, लेकिन बहुत धीमी प्रक्रिया, देखिए बहुत धीरे धीरे होती है ना, ये बहुत धीमा प्रोसेस है। और जो मानवीय कारण है उनमें ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, जो हमारे द्वारा ग्रीन हाउस, हम लोग जो पेट्रोल जो जलाते हैं ना, और चीजों को जो यूज करते हैं, उससे जो गैसें निकलती है बेटा, ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन करते हैं। वनों की कटाई, हम लोग पेड़ों को काट दे रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या कहते हैं, CO2 कहते हैं मात्रा ज्यादा हो जा रही है ना एटमॉस्फेयर में। ये है कृषि गतिविधियां, हमारी कृषि गतिविधियां, जैसी गतिविधियां, उसमें हम लोग जो केमिकल्स का यूज करते हैं, है ना, खाद्य का, कि वो जाके जमीन को नुकसान कर रही है, फिर उससे और भी क्या कहते हैं, वनों का मतलब घटता जा रहा है ना। और औद्योगिकरण, इससे तो इसका जल भी प्रदूषित हो रहा है, इससे वायु भी प्रदूषित हो रही है बेटा, जमीन भी प्रदूषित हो रही है। इसका बहुत बड़ा शहरीकरण, शहरीकरण क्या हो रहा है, जो जंगल है उनको खत्म करते जा रहे हैं, जिससे कि हमारा कहते हैं जलवायु क्लाइमेट बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। सबसे बड़े कारणों में बेटा देखा जाए तो ग्रीन हाउस गैसें और शहरीकरण, औद्योगिकरण, जो ये तीन चीजें हैं, ये इनसे बेटा सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। ठीक है। तो ये है मानवीय कारण और ये है आपका प्राकृतिक कारण। ठीक है। और ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, ये सारी प्रक्रिया बहुत तेज है, क्योंकि बहुत तेजी से हो रही है।
और इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से हो रहा है, इसलिए हमारी पृथ्वी का जो तापमान है बहुत तेजी से क्या कहते हैं बढ़ता जा रहा है, और आने वाले भविष्य में भी और बढ़ेगा, जिससे कि बहुत ज्यादा समस्याएं पैदा हो रही है। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत सिंपल भाषा में समझा कि जलवायु परिवर्तन बेटा क्या होता है और इसके क्या क्या कारण है, एक प्राकृतिक कारण और एक मानवीय कारण। आइए आगे देखते हैं। जलवायु परिवर्तन का बेटा प्रभाव क्या क्या है हमारे ऊपर। देखिए, ये सब चीजें ऐसे हैं बेटा कि आपके देखिए वनडे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें तो डायरेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन यूपीएससी और पीसीएस में आपको ये स्टेटमेंट के फॉर्म में रहता है, इसलिए आपको मालूम जरूर होना चाहिए इसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ रहा है उस पर। ठीक है, इसको आपको बेटा डिटेल में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आपसे आर लोअर पीसीएस जो अपकमिंग एग्जाम है यूपी में, तो वो तो आपको बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, टू द पॉइंट आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, ये सब आए हुए क्वेश्चन उनको मैं और अच्छे से करा देता हूँ इसलिए। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन का बेटा प्रभाव क्या क्या है। ग्लेशियर का पिघलना, अब ग्लेशियर पिघलने से क्या हो रहा है बेटा, जो क्या कहते हैं क्रायोफियर था, मतलब जहाँ बहुत बर्फ जमी है, कहते हैं पानी उसके जमे हुए फॉर्म में है, बर्फ के फॉर्म में है, तो बेटा पिघलेगा तो हमारा कहते हैं संतुलन, वो क्या कहते हैं जो वहाँ का ठंडा है, जो टेम्परेचर वो बढ़ रहा है ना, इस वजह से हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से तो क्या कहते हैं ये बर्फ पिघल रही है ना, तो पृथ्वी का सबसे बड़ा नुकसान थी, इससे क्या जल का स्तर बढ़ जाएगा, है ना। ये देखिए समुद्र स्तर में वृद्धि हो रही, इसी वजह से ये हो रही है ग्लेशियर को पिघलने से। और सबसे बड़ी बात, वहां पर रहने वाले जो जीव जंतु जो ठंडे उसमें रहते हैं उनको सबसे बड़ा नुकसान है, समुद्री जीवों को बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है, असामान्य मौसम, इसकी वजह से बेटा मौसम बड़ा असामान्य हो जा रहा है। जब देखिए हीट अगर बढ़ती आ रही है, हम लोग देखिए गर्मियों में जो हीट वेव्स चलती हैं, लू जिसे कहते हैं, ये कितने तेज चलने लगी है ना, और गर्मी का पीरियड है जो गर्मी के मौसम वो बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। पहले वो 4 महीने 6 महीने 7, अब देखिए आप अप्रैल से ही मार्च के लास्ट से अच्छी खासी गर्मी स्टार्ट हो जाती है, सितंबर अक्टूबर तक चलती रहती है, एटलीस्ट कम से कम अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक तो रहती है। तो ठीक है ना, आसमान मौसम का है। जैव विविधता खतरा, बेटा जैव विविधता को खतरा है सबसे ज्यादा, क्योंकि प्राकृतिक के संतुलन को बिगाड़ रही है ना ये। जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा तो बेटा जैव विविधता भी खत्म होगी, क्योंकि कुछ उसमें कहते हैं जो पशु जीव है या मानव है वो विलुप्ति की कगार में पहुंच जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं बहुत से जीव, है ना। तो क्या है, जैव विविधता को बेटा बहुत बड़ा खतरा है। और स्वास्थ्य पे असर, स्वास्थ्य पे बेटा डायरेक्ट असर हो रहा है। क्यों, क्योंकि हम लोग को देखो, हम लेके इसकी वजह से हम लोग बहुत चीजों को जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा संख्या में यूज होने लगा है। और उसके बाद डाइट हम लोग को फ्रेश नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता, हम लोग इस तरह की यूज कर रहे हैं, और उससे जो गैसें निकलती हैं वो एटमॉस्फेयर में जा रही हैं, तो हम लोग को डायरेक्ट असर करेगा ना, CO2 लेवल अगर बढ़ेगा हम लोग की बॉडी पे डायरेक्ट असर करेगा ना। और CO2 कैसे कन्वर्ट करता है, वो हम लोग सांस लेने के द्वारा वो हमारे अंदर जाता है बॉडी में, और जो कहते हैं वहन क्षमता होती है ऑक्सीजन की उसको कम करता है, इसलिए CO2 का लेवल बढ़ना नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा नुकसानदेह CO2 ही है बेटा, CO2 और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। आइए, जलवायु परिवर्तन के उपाय बेटा क्या क्या कर सकते हैं, शॉर्ट भाषा में समझे तो नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए बेटा, हमने जितने भी कहते हैं रिवर्स कहते हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी है उन पे आ जाना चाहिए, इसलिए हम लोग ईवी इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करें ना, ईवी व्हीकल्स का यूज करें, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का यूज कर रहे हैं। पेड़ अधिक से अधिक लगाएं, पेड़ों को काटने के बजाय वनों को काटने ना, उनको और लगाएं। ठीक है, ईंधन की बचत करें, ईंधन का यूज कम करें, मोस्ट प्रॉब्ली हो चुकी साइकिल का यूज करें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। हाँ बेटा, सबसे बड़ी देखिए आज के समय समस्या है कि हर इंसान को कार चाहिए, हर इंसान को अपना व्हीकल, जब क्या कहते हैं अपना पर्सनल गाड़ी चाहिए, भले एक आदमी जा रहा हो ऑफिस, तो क्या मतलब है उसका, इसलिए तो क्या कहते हैं मेट्रो और इस सब चीज का विकास हो रहा है। या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जितना ज्यादा यूज करेंगे बेटा, क्योंकि हर इंसान क्या कहते हैं फिर क्या वो जगह भी ज्यादा लेगा, इसलिए जाम भी देखिए बहुत लगता है आज के समय में, है ना। और हर गाड़ी से निकलने वाला धुआं वो तो नुकसानदेह है, ग्रीन हाउस गैसेस का उससे एमिशन होता है, उत्सर्जन होता है, वो डायरेक्ट हमारा नुकसान करता है। ठीक है, और जितनी चीज हम लोग यूज करते हैं, प्लास्टिक और कचरा प्रबंधन, हम लोग तो दिन पर दिन प्लास्टिक यूज करते हैं, कितने कहते हैं खिलौने होते हैं, मोबाइल्स होते हैं, कितनी चीजें एक घर में डेली यूज में आती हैं, बॉटल्स हैं, कहते हैं पानी की बॉटल्स है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स है, वो सब क्या है प्लास्टिक, और कचरा प्रबंधन अच्छे से होना चाहिए ना, नहीं तो वो क्या कहते हैं आपके एटमॉस्फेयर में जाएगा, आपके पर्यावरण में जाएगा, उसको नुकसान पहुंचाएगा, है ना। और सबसे बड़ी बात बेटा, इको फ्रेंडली चीजों को हमको ज्यादा यूज करने को प्रोत्साहन देना चाहिए, इको फ्रेंडली चीजों को, ठीक है ना, जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, जिससे वो कहते हैं अगर मान लीजिए यूज भी होता है बहुत जल्दी वो क्या कहते हैं तुरंत डिस्पोज हो जाए, है ना। इसलिए हमें इको फ्रेंडली क्या कहते हैं उत्पादों का अधिक से अधिक यूज करना चाहिए बेटा, बहुत याद रखिएगा, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, वन डे एग्जाम में तो खासकर आपके आर और यूपीपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो स्टेटमेंट के फॉर्म में दे देगा, फिर आपको उनमें 3 में से 1 2 चुनना होगा, ठीक है, आपको समझने वाली चीजें। अब आइए, जलवायु परिवर्तन का बेटा सबसे बड़ा रीजन क्या है ना, जलवायु परिवर्तन के जो रीजन उसमें ये है बेटा ग्लोबल वार्मिंग। कि ग्लोबल वार्मिंग आज के समय में बहुत बड़ी समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब कि बेटा पूरे ग्लोब की यानी हमारे पृथ्वी की जो क्या कहते हैं गर्म होती जा रही है ना, बढ़ती जा रही है, वैश्विक ताप है वो बढ़ता जा रहा है। अब क्यों है, कैसे है, आइए इसको देखते हैं। बेटा पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली निरंतर वृद्धि, मैंने बताया ना निरंतर वृद्धि क्यों है, कैसे उसकी अभी आगे समझेंगे कैसे क्या होता है। तो बेटा पृथ्वी के औसत तापमान में जो क्या कहते हैं हमारा एवरेज टेम्परेचर, उसमें होने वाली निरंतर जो वृद्धि है, या पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ प्रकार की गैसों की मात्रा, कुछ बोला अच्छे कुछ स्पेशल बेटा कुछ गैसें हैं खासकर, है ना, जिनकी यात्रा जब मात्रा बढ़ जाती है तो वह सूर्य की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती।
ठीक है ना, सूर्य की गर्मी को बाहर नहीं जाने देते, इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। अभी आगे समझेंगे कैसे वर्क करता है, ठीक है ना। यहाँ पे अभी आपको फिलहाल ये डेफिनेशन के फॉर्म में है, मैंने लिखा है, पहले इसको समझिए, ठीक है। क्या है कि पृथ्वी का औसत तापमान कैसे बढ़ता है कि सूर्य की जो ऊर्जा बेटा सोचिए, जो सूर्य की किरणें है वो पृथ्वी पे तो आती हैं, लेकिन जब पृथ्वी उन किरणों को वापस रिफ्लेक्ट करता है तो वो वापस वो अंतरिक्ष में नहीं जा पाती है, और सूर्य की गर्मी बाहर जब नहीं निकल पाती, इससे पृथ्वी का तापमान बेटा बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे पिछले 100 सालों में पृथ्वी का औसत तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है, और अगले 100 वर्षों में 1 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ने की संभावना है। ये पृथ्वी के संतुलन को बिगाड़ देगा, पृथ्वी के संतुलन बिगाड़ेगा तो वही सब नुकसान है जलवायु परिवर्तन के। इसी वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब देखिए, ग्लोबल वार्मिंग को समझने के लिए हमें एक बेटा इफेक्ट होता है हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे कहते हैं, उसको हमें समझना पड़ेगा। इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल क्योंकि पृथ्वी गर्म क्यों हो रही है, वाई, इसका रीजन क्या है, तो उसके लिए बेटा एक क्या कहते हैं ये इफेक्ट है जिसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। आइए देखते हैं ये क्या है। हरित गृह हाउस ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। देखिए क्या होता है कि वायुमंडल में कुछ मौजूद गैसें जैसे कि CO2 और मीथेन, वैसे तो अभी आगे हम बताएंगे कौन कौन से और गैसें, लेकिन ये सब मेन है जो चार है ना। तो इसमें सबसे बड़ी मेन तो बेटा आपकी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है हार्मफुल, वो तो CO2 ही है ना। CO2 है जो सबसे ज्यादा हार्मफुल गैस है हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है। वायुमंडल में मौजूद कुछ गैसों को कुछ गैसें जैसे CO2 मीथेन द्वारा सूर्य की ऊर्जा को सोख लेना तथा उसे वापस अंतरिक्ष जाने से रोकना, जिससे पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ता है। ये प्रक्रिया वायुमंडल ट्रोपोस्फेयर में होती है। हाँ बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि ये प्रक्रिया वायुमंडल की कौन से क्या कहते हैं लेयर में। मैंने आपको पढ़ाया था शुरुआत में कौन कौन से, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर है ना, आइनोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो उनमें से जो ट्रोपोस्फेयर होते हैं सबसे नीचे की, जिसे क्षोभ मंडल भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा बेटा, मैंने शायद हिंदी में लिखना मैं भूल गया हूँ यहाँ पे, तो आप लोग मेंशन कर लीजिए। जो ट्रोपोस्फियर होती है बेटा, उसमें ये घटना होती है। क्या होता है, सूर्य की किरण बेटा जब आती है तो सूर्य की किरण एकदम शॉर्ट वेव्स में आती है ना, तो ये आपको मालूम होगा, साइंस में आपने पढ़ा होगा। तो सूर्य की किरण शॉर्ट वेव्स में आती है, पृथ्वी पे आती है, तो पृथ्वी में क्या कहते हैं एंटर तो कर जाती है, लेकिन जो यहाँ पे गैसें CO2 और जो मीथेन, जो ग्रीन हाउस गैसें इसे कहते हैं, ये जब पृथ्वी के लेयर में, जब एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फियर में जब रहती है यानी क्षोभ मंडल में, तो उनको जब वो वापस भेजती है, तो वापस जब भेजती है जब पृथ्वी ने, तो बेटा इंफ्रारेड वेव्स में जाती है। जब आती है तो वो शॉर्ट वेव्स में आती है, और जब जाती है तो इंफ्रारेड वेव्स में जाती है। तो इंफ्रारेड वेव्स जब जाती है तो बेटा वो अंतरिक्ष में नहीं पहुंच पाती, उससे पहले ये ग्रीन हाउस गैसें उनको सोख लेती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बेटा बढ़ जाता है ना, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है सतह सतह का, ठीक है। इसे ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। आइए देखिए एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे कि कोई कार है बेटा घर में, है ना, जैसे कि कोई कांच कांच का घर है, कांच के घर में कांच की खिड़कियों में सूर्य के प्रकाश अंदर तो जाता है, लेकिन अगर चारों तरफ से कमरा बंद है ना, शीशा पूरा बंद है, तो गर्मी बाहर नहीं जा पाती है, तो अंदर गर्मी बढ़ जाती है। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट काम करता है, ठीक है। कोई कांच का घर है, मान लीजिए कांच का घर है, ठीक है, उसमें बेटा सूर्य की सूर्य तो पहुंच जाता है कांच से, क्योंकि ट्रांसपेरेंट वो अंदर एंटर कर जाता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता, उसकी ऊष्मा जो होती है बेटा वो बाहर नहीं निकल पाती उस कांच के कहते हैं घर से, है ना, चारों तरफ से बंद है क्योंकि, तो उसकी उसमें एंटर नहीं पाती, जिससे कि कांच का घर बंद हो, मतलब उसमें बहुत गर्मी अंदर बढ़ जाती है उष्मा बहुत होने से, ठीक है। इसे ही हम ग्रीन हाउस, इसी प्रकार पृथ्वी के लिए इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे ये काम करता है, जो कांच का घर है ग्रीन हाउस गैसेस की तरह काम करता है। आइए अब देखते हैं कैसे काम करता है, एक एक करके समझते हैं। देखिए पहले सौर विकिरण है, सोलर रेडिएशन है, तो सूर्य की किरणें वायुमंडल में गुजरकर पृथ्वी की सतह तक पहुंचती हैं शॉर्ट वेव्स में। देखिए बेटा मैंने लिख दिया, ध्यान रखिएगा, ये साइंस का क्वेश्चन है, आपसे हो सकता है क्या कहते हैं इसके फॉर्म में भी पूछ ले, मतलब जो वनडे एग्जाम्स होते हैं आरओ पीसीएस में, यूपीएससी में तो इससे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन डाल सकते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में। लेकिन बेटा आपको पीसीएस और आरओ और जो लोअर पीसीएस अब आ चुकी है, आपने देखो लोअर पीसीएस की वैकेंसी आ चुकी है, तो बेटा उसका है, तो उसमें इस तरह के मतलब डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसमें 5 क्वेश्चन करती है, हालांकि उसका सिलेबस चेंज हुआ है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, सिलेबस चेंज के अकॉर्डिंग बेटा मैं उसको कराऊंगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, सिलेबस जैसे चेंज हुआ आरओ और लोअर पीसीएस का जो चेंज हुआ है लोअर पीसीएस का, रिकॉर्डिंग में सारी आपको क्लासेस दूंगा, आपको कुछ भी छूटने नहीं पाएगा। तो क्या है कि सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरकर पृथ्वी की सतह तक पहुंचती हैं, उन्हें शॉर्ट वेव्स में, ठीक है, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है यानी कि अवशोषण होता है, पृथ्वी की इन सतह किरणों को सोख लेती हैं, जिससे वो गर्म हो जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, गर्म होने के बाद जब पृथ्वी ऊर्जा को इंफ्रारेड रेडिएशन यानी कि लॉन्ग वेव्स के रूप में वापस अंतरिक्ष की ओर भेजती है, तब क्या होता है गैसों द्वारा इसको रोक लिया जाता है, यानी कि ट्रैपिंग कर ली जाती है। तो वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें इनको वापस जाती हुई गर्मी के एक बड़े हिस्से को रोक लेती हैं और चारों ओर इन्हें फैला देती हैं, जिससे कि वायुमंडल का इतना स्तर धीरे धीरे गर्म हो जाता है, यानी ट्रोपोस्फियर स्तर है जो लेयर है पृथ्वी की, है ना, ऊपरी सतह वो गर्म हो जाती है, ठीक है। इसे ही बेटा हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये जो पूरा ग्रीन हाउस इफेक्ट अभी हमने समझा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही बेटा ये
आपका ग्लोबल वार्मिंग होती है, वैश्विक ताप बढ़ता है, लिखा है ना, तापमान में होने वाली निरंतर वृद्धि जब पृथ्वी पर में कुछ प्रकार की गैसें बढ़ जाती है, सूर्य के बाहर नहीं जाने देती, ठीक है। तो बेटा इस चीज को समझिएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है। ग्रीन हाउस एक ऐसा इफेक्ट है जिसकी वजह से ऊष्मा बाहर नहीं जा पाती अंतरिक्ष में, और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बेटा होती है, ठीक है। अब आइए देखिए ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं। देखिए सबसे पहले बेटा जलवाष्प, वाटर वेपर, वाटर वेपर बेटा ग्रीन हाउस गैस है। वहाँ आपको ऑप्शन दे देगा 3-4, और उसमें आपको तीसरी स्टेटमेंट के फॉर्म में दे देगा, फिर बीच में लिखेगा वाटर वेपर नहीं है, तो आप उसको थोड़ा निशान लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाए क्वेश्चन, ठीक है। जो जलवाष्प सबसे बड़ा ये भी एक है, ठीक है। वायुमंडल में लगातार इसकी सांद्रता कंसंट्रेशन बदलती रहती है जल चक्र द्वारा। जलवाष्प कैसे बनता है बेटा, जल चक्र के द्वारा पड़ेगा। हम लोग ने वाटर साइकिल जब पढ़ी थी आपको बताया था मैंने, है ना। ऊंचाई बढ़ने के साथ इसकी सांद्रता कम होती रहती है, जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड पे जाएंगे, है ना, एल्टीट्यूड जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, इसकी कंसंट्रेशन होता है, सांद्रता है वो बेटा घटती जाती है। अब भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक इसकी सांद्रता घटती है, यानी भूमध्य रेखा पे सबसे ज्यादा होती है और ध्रुवों तक पहुंचते पहुंचते भी इसका कंसंट्रेशन कम होता है। किसका बेटा, जलवाष्प, वाटर वेपर का। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण, कि मैंने बताया ना, ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य कारण है वो कौन सा है, CO2 गैस। जीवाश्म ईंधन, कार्बनिक पदार्थों के जलने से गैस निकलती है, सबको पता है ना। ये गैस बेटा फोटोसिंथेसिस और ओशन करंट की प्रक्रियाओं को भी प्रभावित करती है, इस वजह से और ज्यादा नुकसानदेह है। क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा अगर CO2 क्या करते ज्यादा होगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या करती है, CO2 ज्यादा रहता है, फिर ऑक्सीजन देते हैं ना, फिर जब पेड़ ही नहीं रहेंगे फोटोसिंथेसिस उसको प्रक्रिया को कहते हैं नष्ट कर देता है, और ओशन करंट की प्रक्रिया को नष्ट होता है, जिससे बेटा हमारा संचार होता है ना, सागर के जो उसकी फूड वेव रहता है, और जो वहाँ पे जो साइकिल है ना, वाटर साइकिल को प्रभावित करता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस में लगभग 60% जो सबसे ज्यादा गैस रहती है बेटा, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन देखिए पॉइंट है। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज्यादा 60% है, वो कौन सी, CO2 गैस ही है, ठीक है। और वही सबसे ज्यादा मुख्य कारण भी है वैश्विक तापन का, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है। फिर है बेटा मीथेन CH4, क्या है, धान के खेतों में पशुपालन और कचरे के ढेरों से ये निकलती है, ये दूसरी सबसे प्रभावी ग्रीन हाउस गैस है। बेटा ग्रीन हाउस गैस मैंने शॉर्ट में लिख दिया GHG, ठीक है, तो समझ लीजिएगा। तो क्या है, ये दूसरी बेटा सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली गैस का, सबसे नंबर 1 पे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली गैस है CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी कौन है, मीथेन CH4, ध्यान रखिए सब चीजें, इसलिए मैंने यहाँ पे बेटा सब पॉइंट में आपको लिख दिए हैं। दूसरी कौन सी सबसे प्रभावित, मीथेन CH4। फिर है बेटा नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्या है, कृषि उर्वरकों औद्योगिक गतिविधियों से निकलती है। बेटा आपको सब याद रखना पड़ेगा कौन सी कहाँ से निकलती है, ठीक है ना, क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में आते हैं। CO2 कहाँ से निकलती है, मीथेन कहाँ से निकलती है, जलवाष्प कहाँ में रहता है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड बेटा कहाँ से निकलता है, ये कृषि उर्वरकों और औद्योगिक गतिविधियों से निकलती है। इसे हम लॉफिंग गैस भी कहते हैं, तथा भूली हुई गैस ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, फॉरगेटन ग्रीन हाउस गैस, बेटा याद रखिएगा, इसे लॉफिंग गैस भी कहते हैं और भूली हुई गैस भी इसे कहते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन है, इन्हीं पॉइंट को मैं बना देता हूँ, आपके नोट्स के फॉर्म में दे रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ मेरे नोट्स थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं क्वेश्चन उठा के लेता हूँ, ठीक है। और फिर क्या है, ये एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है जो CO2 की तुलना में अधिक ऊष्मा को अवशोषित करती है, सबसे ज्यादा प्रभावी है। लेकिन इसमें एक चीज ये शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि उसके CO2 की तुलना में ये ऊष्मा का अधिक अवशोषण कर लेती है। कौन, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। इस तरह बेटा ये 4 मुख्य ग्रीन हाउस गैस भी अभी आगे भी है। और फिर क्या है, फ्लोराइड युक्त गैसेस, है ना, फ्लोरोनेटेड गैसेस कौन कौन, ये मुख्य रूप से बेटा ओजोन लेयर क्षरण डिप्लीशन के लिए उत्तरदायी होती हैं। मतलब ग्रीन हाउस गैस तो है ही है, लेकिन जो फ्लोराइड गैसें होते हैं, फ्लोराइड युक्त फ्लोरोनेटेड गैसेस हैं, मुख्य रूप से ओजोन लेयर की क्षरण के लिए ज्यादा उत्तरदायी होती है। आइए देखिए इनमें कौन कौन से। बेटा पहले है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन से निकलने वाली गैस है। बेटा ये सबके लिख दिया मैंने, कौन कहाँ से निकलता है याद रखिएगा, क्वेश्चन आते हैं UPSC में भी आते हैं, UPPCS में भी आते हैं, RO लोअर पीसीएस में भी आपसे पूछ सकता है ना, आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ये। फिर है HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये एसी रेफ्रिजरेशन में उपयोग होता है। फिर है PFC, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सेमीकंडक्टर बनाने में इसका यूज होता है। फिर है SF6, जिसे कहते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड, जो कि मैग्नीशियम के उत्पादों और बिजली के उपकरणों में, और इसका मुख्य उपयोग विद्युत इंसुलेशन में होता है। बेटा यह क्वेश्चन है UPSC का, ध्यान रखिएगा। SF6 है मैग्नीशियम उत्पादन और बिजली के उपकरणों के उपयोग विद्युत इंसुलेशन में होता है। फिर है NF3, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, जो कि सोलर सेल और सिलिकॉन फिल्म बनाने में इसका यूज होता है, ठीक है। तो बेटा ये जो 5 है हमने कैसे बताई, कौन कौन सी, आपकी एक जलवाष्प हो गई, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, तीसरी आपकी मीथेन हो गई, चौथी नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, और पांचवी हो गई फ्लोराइड यूज गैसें, जिसमें कि अलग अलग हैं CFC, HFC, PFC, SF6 और NF3, ठीक है। ये दोनों फ्लोराइड युक्त गैसें या फ्लोरिनेटेड गैसेस कहते हैं। ये तो बेटा 5 मुख्य गैसें हो गई, जो कि ना इनको ग्रीन हाउस गैसों में काउंट किया जाता है। इनके अलावा भी देखिए बेटा कुछ गैसेस हैं, उनको देखते हैं किस तरीके से ग्रीन हाउस गैस में काम करती है। एक है बेटा ओजोन, ओजोन है ना, ओजोन गैस है O3 जिसका होता है, ठीक है, ओजोन O3 कहते हैं। ये समताप मंडल में पाई जाती है, पहली बात तो, ठीक है, आपको याद रखिए स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, याद रखिएगा। मैंने आप जब एटमॉस्फेयर पढ़ा रहा था उसमें लेयर सारे उसके, मैं आपको बताया था मैंने।
ये एक द्वितीयक प्रदूषण है। इसको सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की श्रेणी में भी आता है। जब आपको मैं आगे में पॉल्यूशन पढ़ाऊंगा प्रदूषण, उसमें और डिटेल में इसको जानेंगे कैसे वर्क करता है, कैसे बनता है। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे जीएचजी गैसें पढ़ रहे, ग्रीन हाउस गैसेस पढ़ रहे। ठीक है, ये हानिकारक पराबैंगनी किरणों यूवी रेस को अवशोषित करता है, इसलिए हमें ओजोन लेयर भी बहुत जरूरी होती है। फिर बेटा एक है ब्लैक कार्बन, यानी जिसे काजल और कालिक भी कहते हैं। सूर्य के प्रकाश का एक बहुत मजबूत अवशोषक होता है। सूर्य के प्रकाश को बहुत ज्यादा बेटा एब्जॉर्ब करता है ये भी। ठीक है, ये पृथ्वी की एल्बेडो की क्षमता यानी परावर्तन की क्षमता को कम करता है। बेटा यूपीएससी में डायरेक्ट पूछा गया था कि एल्बेडो को, एल्बेडो क्या होता है, आने वाली रोशनी को तुरंत परावर्तित करता है, यानी परावर्तन कर देना, तुरंत वापस रिफ्लेक्ट कर देना। ठीक है, उसे ही हम एल्बेडो कहते हैं। तो ये क्या कहता है, जो ब्लैक कार्बन होती है पृथ्वी की एल्बीडो की क्षमता यानी कि रिफ्लेक्शन की पावर को, क्षमता को कम कर देता है। ये पृथ्वी के तापमान को इसलिए बढ़ाता है क्योंकि भाई रिफ्लेक्ट तो हो नहीं पाती, उसको अब्सॉर्ब कर लेता है तो तापमान तो बढ़ेगा ही ना। इसलिए ब्लैक कार्बन भी एक मजबूत अवशोषक है। फिर है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है, ये एक जहरीली खतरनाक अदृश्य गैस है। पहली बार इसे बेटा हम साइलेंट किलर भी कहते हैं क्योंकि इसका ना कोई रंग होता है, ना कोई सुगंध होती है और ना ही स्वाद होता है। और इसे हम दम घोटू गैस भी कहते हैं क्योंकि शरीर के अंदर जाकर ये ऑक्सीजन की वहन क्षमता को कम कर देता है। मैंने अभी बताया भी था आपको, है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है कि जो वहन क्षमता होती है ऑक्सीजन की हमारे बॉडी में जाने के लिए। ठीक है, साइंस आपने पढ़ा होगा, नहीं होगा मैं बताऊंगा अभी जब पढ़ाऊंगा साइंस। तो कैरिंग कैपेसिटी को बेटा कम करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये हमारा जो हरित गृह प्रभाव, ये जलवायु परिवर्तन, ये हमारे लिए कैसे अच्छा और कैसे बुरा है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये हमारे लिए मतलब अच्छा है कि बुरा है, या किस तरह अच्छा है किस तरह बुरा है, ये देखते हैं। तो बेटा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है जब वो प्राकृतिक रूप से होता है, ठीक है ना, समझिएगा, मैं बता रहा कि प्राकृतिक रूप से होता है कि इंसानों द्वारा होता है, मानव द्वारा, है ना। तो जो प्राकृतिक रूप से होता है वो अच्छा होता है। कैसे, यदि ग्रीन हाउस प्रभाव बिल्कुल भी ना हो तो पृथ्वी का तो औसत तापमान होगा बेटा वो -18 सेंटीग्रेड तक गिर जाएगा। बेटा ये जितनी चीजें बता रहा हूँ इफेक्ट ये आपको याद रखिएगा। ठीक है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, -18 कब होता है, 15 कब होता है, ये आए हुए क्वेश्चन है यूपीपीसीएस के। क्या है, यदि ग्रीन हाउस प्रभाव बिल्कुल ना हो तो पृथ्वी का जो औसत तापमान हो -18 डिग्री तक गिर जाएगा। ऐसे में जीवन मुमकिन नहीं होता है। यदि ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए कंबल की तरह काम करता है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको याद रखिएगा बेटा। ठीक है, और इसके होने से, और यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट है तो इससे पृथ्वी का तापमान रहने लगे यानी औसतन 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक बना रहता है, जिससे कि जीवन मुमकिन हो पाता है। ठीक है, -18 पे जीवन मुमकिन बेटा नहीं होगा, लेकिन ये 15 तक रहता है औसतन, है ना, कहीं का कम कहीं का ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी ये जीवन मुमकिन यहाँ पे रहता है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखे हुए, कब -18 होता है और कब 15 डिग्री होता है। ठीक है, माइनस नहीं बेटा, ये प्लस का है, 15 याद रखिएगा। +15 रहने लायक होता है और -18 ना मुमकिन नहीं रहता। ठीक है, अभी बेटा ग्रीन हाउस इफेक्ट बुरा कब हो जाता है, समस्या तब शुरू होती है मानव निर्मित है, जब मानव निर्मित होता है। समस्या तब होती है जब मानव पेड़ों को काट कर फैक्ट्रियां चलाकर इन गैसों की मात्रा, ग्रीन हाउस गैसेस जब बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ये तो नॉर्मल वे में होता है तो वो चीजों को सही करता है, चलिए ठीक है, हमारे कंबल की तरह काम करता है ना, गर्मी बनी रहती है, -18 में नहीं आता। लेकिन जब ये बहुत ज्यादा संख्या बढ़ जाए गैसों की तो क्या होता है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया और पृथ्वी ओवरहीट होने लगती है। इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है, जो सबसे ज्यादा मानव निर्मित है तो वो बुरा है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया ना कि किस लिए हमारे लिए कैसे अच्छा और कैसे बुरा है। प्राकृतिक है तो बेटा हमारे लिए अच्छा है क्योंकि उसी के लिए उसी की तरह से टेम्परेचर मेंटेन रहता है और जीवन पॉसिबल हो पाता है। लेकिन जब मानव निर्मित होता है तो बेटा वो बुरा है क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि हमारी जो पृथ्वी ओवरहीट होती है और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है। ओके, अब आइए देखते हैं। अब एक चीज समझिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग अंतर है बेटा, दोनों से मैंने क्लियर करी है। ग्लोबल वार्मिंग एक वैश्विक समस्या है, लेकिन जिसकी वजह से हो रही वो इफेक्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, आइए समझते हैं कैसे। देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है कि ये एक प्रक्रिया है जिससे गर्मी रुकती है, इसे भी एक प्रक्रिया है ना, इससे सिर्फ गर्मी रुकती है अर्थात ऊष्मा वापस अंतरिक्ष में नहीं जा पाती। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग इस प्रक्रिया का परिणाम है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का एक परिणाम है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्रक्रिया इससे होती है, लेकिन उसका परिणाम क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि पृथ्वी की तापमान बढ़ सकता है, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट है जीएचई, ग्रीन हाउस इफेक्ट का परिणाम है इसका। ठीक है बेटा, इन ग्रीन हाउस इफेक्ट का ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया, माइंड बिल्कुल क्लियर रखिएगा, कभी कंफ्यूज मत होइएगा क्वेश्चन में। अब देखिए क्या है, भूमंडलीय तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले उत्पन्न प्रभाव क्या है, आइए जानते हैं। ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ी समस्या बन के उभरा है क्योंकि इसे अपरिवर्तनीय इरिवर्सिबल है। मैंने बताया ना ये इरिवर्सिबल होता जा रहा है, थोड़ा बहुत होता है तो रिवर्सिबल हो सकता है प्रकृति द्वारा, लेकिन ये बेटा इतने ज्यादा अब संख्या में कैसे बढ़ गई, इतनी ज्यादा हीट बढ़ती जा रही है क्योंकि वो अरिवर्सिबल हो रहा है, अपरिवर्तनीय होता जा रहा है। यदि इसे समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया तो पृथ्वी का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा, जो कि इरिवर्सिबल हो जाएगा। हमारी आने वाली जनरेशन की हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, वो कैसे बेटा जीवन अपना यापन करेंगे, है ना। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहला है ग्लेशियरों का पिघलना। ठीक है,
दूसरा है समुद्र के स्तर में वृद्धि और समुद्री जीवन पे उससे असर भी पड़ेगा, ठीक है। ग्लेशियर पिघलेंगे, जहाँ वो ठंडा है वो अगर तापमान बढ़ता जा रहा है, पिघलते जा रहे हैं। आसमान मौसम का चक्र बदलता है, कभी कभी बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ती जा रही है, जब गर्मी का समय सीमा बहुत बढ़ती जा रही है, बढ़ते कहीं वर्षा बहुत ज्यादा हो रही, कहीं तो हो ही नहीं रही है। आसमान मौसम चक्र, आवास का विनाश, है ना, हमारे हैबिटेट है, जो प्राकृतिक हैबिटेट है जीवों के, उनका विनाश होता जा रहा है, प्रजातियों विलुप्त होती जा रही है, बीमारियों का बेटा फैलाव हो रहा है ना, हीट वेव चलती है, सब चीजें होती हैं, लू लगती है, और भी नई नई बीमारियां पैदा होती है ना। खाद्य सुरक्षा खतरा, जो हमारे क्या कहते हैं, हमने बताया ना, हैबिट फूड, फूड हैबिट्स होती हैं, उनका क्या कहते हैं, वो खराब होते जाती है ना। खाद्य जब नहीं होगा, बड़े पेड़ पौधे नहीं होंगे, हमें कैसे मिलेगा भोजन, है ना, क्योंकि क्या कहते हैं, संतुलन तो बिगड़ जा रहा है नेचर का, इकोसिस्टम का है, आने वाली प्रकृति का। तो खाद्य सुरक्षा में दिक्कत आएगी, हीट वेव्स का बढ़ना, मानव पलायन, बेटा मानव पलायन कर देंगे, जब वहाँ पे पता चला 24 घंटे वहाँ पे धूप ही रह रही है, या वहाँ पे हमेशा गर्मी पड़ती जा रही है, तो हमेशा वर्षा ही हो रही है, तो वहाँ जीवन कैसे रह सका। आर्थिक नुकसान, इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान होगा, पर्सनल के साथ साथ देश के रूप में भी, है ना, पूरे पृथ्वी के वर्ल्ड के रूप में भी आपको आर्थिक नुकसान होगा। फिर कार्बन सिंक का ह्रास होगा, जो कार्बन बेटा सिंक होता है, अभी आगे पढ़ूंगा डिटेल में कार्बन सिंक क्या होता है। कार्बन सिंक का मतलब ये होता है, जो कार्बन जो जो प्रकृति में जो कार्बन की मात्रा है उसको धीरे धीरे खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अच्छी चीज होती है, तो उसका धीरे धीरे नुकसान। अब वो कौन करता है, पेड़। सबसे ज्यादा कार्बन का कहते हैं ऑक्सीजन, क्या कहते हैं, सिंक कौन करता है, यानी खींचता कौन है, एब्जॉर्ब कौन करता है, पेड़ ही तो करते हैं ना, CO2 को खींच के हम लोग को ऑक्सीजन देते हैं, तो सबसे ज्यादा कार्बन सिंक का ह्रास होता है। और प्रभाल विरंजन, कोरल ब्लीचिंग हो जाती है बेटा, कोरल नष्ट हो जा रहे हैं, कोरल ब्लीचिंग, जब कोरल रेस आपको पढ़ाया था, मैंने समझाया था कोरल ब्लीचिंग क्या होती है ना। फिर है महत्वपूर्ण परिभाषिक शब्दावली, कुछ बेटा महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, उसको देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले है क्रायोस्फीयर। क्रायोस्फीयर देखिए क्या होता है, हिममंडल या पृथ्वी का वो हिस्सा जहां पानी बर्फ सॉलिड स्टेट के रूप में पाया जाता है, ठीक है ना। क्रायोस्फीयर वो होता है हिममंडल या पृथ्वी का वो हिस्सा जहां पानी होता है, वो बर्फ की सॉलिड रूप में पाया जाता है, उसको हम कहते हैं बेटा क्रायोस्फीयर। कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके लोअर पीसेस और आरो में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे हिमनद है, ग्लेशियर्स है, बर्फ की चादरें हैं, समुद्री बर्फ है, जमी हुई झीलें, नदियां, हिम आवरण और स्थायी तुषार। स्थायी तुषार को बेटा कहते हैं परमाफ्रॉस्ट, है ना। और परमाफ्रॉस्ट क्या है, ये वो भूमि जो कम से कम 2 वर्ष तक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, ये पूछ लेता है डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। क्या है ये परमाफ्रॉस्ट, यानी कि स्थायी तुषार वो है जो भूमि से कम 2 वर्ष तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 फारेनहाइट या उससे भी कम तापमान पर पूरी तरह जमी रहती। कौन, वो भूमि। वहां पे क्या था, ग्लेशियर और ये सब चीजें जमी हुई थी, तो वो क्रायोस्फीयर था। लेकिन भूमि जब आपकी तो कम से कम 2 वर्ष और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर पूरी तरह जमी रहे और बर्फ के माध्यम से एक साथ बंधी रहती है, कौन सी, भूमि। बेटा याद रखिए, यहाँ भूमि की सिर्फ बात हो रही है, इसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं, ठीक है। और ये क्रायोस्फीयर क्या था, ये हिममंड या पृथ्वी का वो हिस्सा जहाँ बर्फ, जो पानी बर्फ के सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, वो क्रायोस्फीयर होता है ना, पानी। और जो भूमि जो कम से कम 2 वर्ष तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ की तरह बंधी रहती है, वो परमाफ्रॉस्ट होता है। दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बेटा सिद्धांत है, आइए देख लेते हैं, इससे रिलेटेड है हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि जलवायु इफेक्ट से रिलेटेड बेटा कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है ना। आइए देखते हैं क्या क्या है। तो बेटा पहला है कार्बन फुटप्रिंट, यानी कि कार्बन फुटप्रिंट क्या चीज होती है। ये बेटा ये एक ऐसा पैमाना है, ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट समझिएगा क्या है, एक ऐसा पैमाना है जिससे ये मापा जाता है कि किसी व्यक्ति, है ना, संस्था, वस्तु या देश की गतिविधियों के कारण वातावरण में कितनी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें यानी कि CO2 मुख्यतः उत्सर्जित हो रही है, ठीक है। कार्बन फुटप्रिंट क्या हुआ बेटा, कि ऐसी एक ऐसा पैमाना, एक ऐसा स्टैंडर्ड है मेजरमेंट का, जिससे किसी वस्तु, संस्था या किसी भी औद्योगिक द्वारा, किसी देश द्वारा या किसी कंपनी द्वारा, किसी द्वारा वातावरण में कितनी ग्रीन हाउस गैस, खासकर CO2 ग्रीन हाउस गैस जितने भी, उसका उत्सर्जन कितना ज्यादा हो रहा है वातावरण में, ठीक है, प्रकृति में, उसे हम कार्बन फुटप्रिंट बेटा कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक फुटप्रिंट, दूसरा द्वितीयक फुटप्रिंट। सीधे में क्या होता है, प्राथमिक में जो सीधे आपके संपर्क के नियंत्रण में है, जो आपके वाहन से निकलते हैं, मतलब प्राथमिक फुटप्रिंट भी होते हैं बेटा डायरेक्ट, जैसे आपने गाड़ी चला रहे उससे निकल रहा है, आप कोयला जला रहे उससे निकल रहा है, आप लकड़ी यूज कर रहे हो उससे हो रहा है, ठीक है, तो ये आपके डायरेक्ट हो गए, ठीक है, प्राथमिक फुटप्रिंट। तो द्वितीयक वो होता है जो अप्रत्यक्ष तरीके से आपके द्वारा खरीदे गए स्मार्टफोन को बनाने वाले ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जित, ये बेटा उदाहरण के तौर पर मैंने बताया। तो अप्रत्यक्ष तरीके क्या हो गए, जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज खरीदी, जैसे मान लीजिए स्मार्टफोन खरीदा, स्मार्टफोन बनाने के बेटा उन्हें प्लास्टिक कहीं से बनी होगी, वहां भी ग्रीन हाउस गैस निकली होगी, है ना, उसकी क्या कहते हैं प्लेटें अंदर बनी होगी, उसकी बैटरी बनी होगी, है ना, उसकी कहते हैं स्क्रीन बनी होगी, तो उसमें भी तो ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन हुआ होगा जब वहां जिस जहां बन रहा होगा। तो ये आपका द्वितीय फुटप्रिंट होता है, यानी कि एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीय फुटप्रिंट, ठीक है। बेटा याद रखिएगा, ये सब बहुत आए हुए क्वेश्चन है, कार्बन फुटप्रिंट आपको समझना पड़ेगा। ये आपके अपकमिंग जो एग्जाम है बेटा आरओ यूपीपीसीएस और इसके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, यूपीएससी में डायरेक्ट नहीं आता, उतना हल्का क्वेश्चन नहीं आता है ना, वो थोड़ा सा डिटेल में जाता है, लेकिन ये जो है ये आपके थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा इसमें आ जाते हैं, ठीक है, आरओ यूपीपीसीएस में। अब इनका प्रभाव क्या है बेटा कार्बन फुटप्रिंट का, जितना कार्बन फुटप्रिंट अधिक होगा उतना ही वातावरण में गर्मी बढ़ेगी,
क्योंकि जितना ज्यादा बेटा ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन होगा, उत्सर्जन होगा प्रकृति में, है ना, तो जाहिर सी बात है उतने वातावरण में गर्मी बढ़ेगी। इसका सीधा असर ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु क्लाइमेट के रूप में दिखता है। याद रखिएगा इसके प्रभाव का, इसलिए इसको बहुत जानना जरूरी क्या है, कार्बन फुटप्रिंट बेटा याद रखिएगा। क्वेश्चन आते हैं इसके। हम्म आइए फिर क्या है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। अब ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ग्लोबल वार्मिंग समझिए हमने, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या है, आइए देखते हैं क्या है। ये एक ऐसा पैमाना या एक ऐसा मेजरमेंट है या इंडेक्स है जिसका उपयोग ये मापने के लिए किया जाता है कि कोई गैस विशेष ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में, ठीक है ना, वातावरण में कितना गर्म कर सकती है। ग्लोबल सिंपल भाषा में ये समझिए कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ये है कि कोई गैस, कोई भी ग्रीन हाउस गैस या कोई भी अदर गैस सीओटी की कंपेरिजन यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में कितने ज्यादा गर्म करती है पृथ्वी को, ठीक है, तो इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। यानी ग्लोबल वार्मिंग को गर्म करने के लिए जो पोटेंशियल है जो गैसों में, वो माप मेजर किया जाता है, ठीक है। तो क्या है, एक ऐसा पैमाना इंडेक्स जिसका ये उपयोग मापने के लिए किया जाता है कि कोई गैस विशेषकर ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में वातावरण को कितना गर्म कर सकती है, ठीक है। वैसे तो बहुत है बेटा, लेकिन 4 मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए जो एग्जाम में आते हैं और पूछे हुए हैं। एक है CO2 जिसको बेटा स्टैंडर्ड माना था 1, ठीक है, ये आधार बेस है। दूसरा है आपका मीथेन CH4, ये 25 से 30 इसका होता है, क्या कहते हैं GWP यानी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ये CO2 से लगभग 28 गुना अधिक प्रभावी होती है। फिर नाइट्रस ऑक्साइड ये बेटा 265 टू 98 तक होती है, ये CO2 से लगभग 300 गुना ज्यादा गर्मी देती है। और चौथी है फ्लोरीन गैसेस HFC PFC, जैसे मैंने बताया, ये 1000 से 24,000 गुना यानी हजारों गुना ज्यादा खतरनाक होती है। ये बेटा पोटेंशियल बताया गया इन गैसों का CO2 के कंपेरिजन में पोटेंशियल बताया जाता है, ठीक है, इसे ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। आइए अब क्या है कि देखिए ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो दो बातों पर निर्भर करता है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल समझ गए आप कि वो गैसें, ग्रीन हाउस गैसें जो CO2 की तुलना में कितने ज्यादा पृथ्वी को गर्म करती है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हो गया। अब ये किन बातों पर निर्भर करता है, पहले गर्मी सोखने की क्षमता, वो गैस जो पृथ्वी से निकलने वाली इंफ्रारेड रेस विकिरण को कितना सोखती है, यानी कि जो मैंने बताया ना, जब पृथ्वी जब वातावरण में यानी वापस अंतरिक्ष में जब छोड़ती है इंफ्रारेड रेस को छोड़ती है, तो वो उनको कितना ज्यादा सोखती है वो गैसें, ठीक है, एक इस पर निर्भर करता है। दूसरा वातावरण में जीवन काल उनका क्या होता है, यानी कि एटमॉस्फेयर में कितने समय तक बनी रहती है वो गैस, वातावरण में कितने लंबे समय तक टिकी रहती है, 1 साल 2 साल 3 साल 50 साल 100 साल 150 साल, है ना। तो दो चीज पे डिपेंड करती है बेटा, पहली कौन सी है गर्मी सूखने की क्षमता, दूसरी कौन सी है वातावरण में उसका जीवन काल क्या है ना। यही क्या है, दो चीजों पे ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बेटा जो गैसें हैं वो डिपेंड करता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आइए फिर है रेडिएटिव फोर्सिंग। अब बेटा एक टर्म आता है रेडिएटिव फोर्सिंग, यही समझते हैं ये क्या होता है। देखो हमारी धरती सूरज से ऊर्जा यानी कि धूप के फॉर्म में ऊर्जा लेती है ना, धूप के फॉर्म में ही आती है ना, कहते सोलर रेडिएशन आती है, वो धूप ही तो उसे कहते हैं, वही तो होती है सोलर रेडिएशन, ठीक है। तो हमारी धरती सूरज से ऊर्जा लेती है और उतनी ही ऊर्जा गर्मी यानी कि इंफ्रारेड रेस के रूप में, है ना, इंफ्रारेड बेटा जितनी आती है सूरज से फिर उतनी ही गर्मी यानी उतनी ही ऊर्जा इंफ्रारेड रेस के रूप में वापस अंतरिक्ष में भेज देती है, ठीक है, समझिएगा आगे। जब तक ये आने जाने वाली ऊर्जा बराबर रहती तब तक तो पृथ्वी का तापमान स्थिर रहता है। मतलब मान लीजिए 100 क्या कहते हैं उसमें आई और 100 वापस चली गई, तब तो पृथ्वी का तापमान आपका स्थिर होगा। लेकिन जब किसी कारण से पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने वाली ऊर्जा रुक जाती है तो इसे रेडिएटिव फोर्सिंग बेटा कहा जाता है। आइए एक बार बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। क्या होता है, सूर्य से किरणें जब आ रही है ना, सोलर रेडिएशन जब आ रही है पृथ्वी पे आई, ठीक है ना, शॉर्ट वेव के फॉर्म में, ठीक है, और जब पृथ्वी ने वापस इनको वापस भेजा अंतरिक्ष में, अगर जितनी आई 100 रेज आई और 100 ही वापस चली गई तब तो बेटा क्लियर है ना, तब तक तो बेटा आपका जो पृथ्वी का तापमान है वो स्थिर बना रहेगा, ठीक है, इंफ्रारेड रेज के फॉर्म में जाती है और उसमें आती है, ठीक मैंने बताया था आपको। लेकिन दिक्कत क्या होती है, जब किसी कारण से पृथ्वी के अंतरिक्ष में जाने वाली मतलब सोलर रेडिएशन वाली 100 आ गई, ठीक है, 100 आ गई, ठीक है, सोलर रेडिएशन, लेकिन जब पृथ्वी से जब वापस अंतरिक्ष में जब जाने वाले का समय हुआ ऊर्जा का इंफ्रारेड रेस का, तो वो रुक जाती हैं, यानी कि पूरी नहीं जा पाए। मान लीजिए उसमें 50 है और 50 पृथ्वी के ही ट्रोपोस्फीयर में सबसे नीचे लेयर में रह गई, इसे ही बेटा हम कहते हैं रेडियोएटिव फोर्सिंग, ठीक है। ये बेटा बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, हर बुक में आपको मिलता भी नहीं है, मिलते हैं लेकिन डिटेल में नहीं कोई बताता है, ठीक है। अभी बेटा देखिए काम कैसे करता है। एक होता है पॉजिटिव फोर्सिंग, जब पृथ्वी को मिलने वाली ऊर्जा और जब बाहर अंतरिक्ष में जा रही ऊर्जा से ज्यादा होती है उसका परिणाम ही ग्लोबल वार्मिंग है। क्या होता है, पृथ्वी को मिलने वाली ऊर्जा यानी कि सूर्य की रेडिएशन जब ज्यादा मात्रा में आ जाए, मान लीजिए 100 आ गई और उतनी 100 जा नहीं पाई, उसकी संख्या ज्यादा आने की और जाने वाले की वापस अंतरिक्ष में जाने वाले की संख्या कम है, ठीक है ना, तो इसका परिणाम ही ग्लोबल वार्मिंग है, यानी कि हीट ज्यादा रह गई पृथ्वी पर और ग्लोबल वार्मिंग हो गई, हीट हमारा जो पृथ्वी है वो गर्म हो गई, तो इसे हम बेटा पॉजिटिव फोर्सिंग कहते हैं, ठीक है। फिर नेगेटिव फोर्सिंग क्या है, कि जब अंतरिक्ष में जाने वाली ऊर्जा सूर्य से आने वाली ऊर्जा से ज्यादा हो जाती है, जिससे पृथ्वी
ठंडी हो जाती है। यानी कि मान लीजिए कि 100 क्या कहते हैं आई है ना, और क्या कहते हैं मतलब आई कम 50 और इसने ज्यादा रेडियो एक्टिव को वापस भेज दिया, ठीक है, उसकी क्या कहते हैं क्षमता ज्यादा हो गई, ज्यादा एनर्जी को उसने रिलीज कर दिया अंतरिक्ष में, तो क्या हुआ उससे पृथ्वी ठंडी हो जाएगी। इसे हम कहते हैं निगेटिव फोर्सिंग। बेटा याद रखिएगा पॉजिटिव फोर्सिंग और निगेटिव फोर्सिंग क्या होता है, स्टेटमेंट के फॉर्म में आ जाएगा। आज यूपीएससी से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है, अपने आप में 2023 का पेपर देखोगे बहुत डिटेल में जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका काम करता है रेडिएटिव फोर्सिंग। इसमें होता है पॉजिटिव फोर्सिंग और नेगेटिव फोर्सिंग। पॉजिटिव क्या होता है जो उसकी सूर्य की ज्यादा आती है, ज्यादा और ज्यादा जा नहीं पाती, कम जाती है। और नेगेटिव क्या होता है सूर्य की ऊर्जा क्या कहते हैं कम आती है लेकिन निकल ज्यादा है, यानी कि रिलीज अंतरिक्ष में ज्यादा हो जाती है, उसे कहते हैं नेगेटिव फोर्सिंग। ओके, एक और चीज है रेडिएटिव फोर्सिंग को बेटा है ना वॉट्स पर मीटर क्यूब, वाट पर मीटर स्क्वायर में नापते हैं, वॉट्स प्रति वर्ग मीटर के रूप में नापा जाता है। इसका बेटा ये यूनिट है, ठीक है। ये धनात्मक होती है तो पृथ्वी गर्म होती है, और जब ये ऋणात्मक होती है तो पृथ्वी ठंडी होती है। डायरेक्ट सिंपल भाषा में मैंने लिख दिया, इसको समझिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, यूपीएससी में खास इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। फिर बेटा एक टर्म आता है क्लाइमेट फोर्सिंग। अभी हम लोग रेडिएटिव फोर्सिंग पढ़ा, अब हम एक पढ़ेंगे बेटा जलवायु बल जिसे कहते हैं क्लाइमेट फोर्सिंग। अब देखिए ये क्या होता है बेटा, ये एक ऐसा पैमाना है, मेजरमेंट है जो हमें बताता है कि विभिन्न कारक जैसे कि गैसें व सौर ऊर्जा पृथ्वी के तापमान को किस हद तक किस दिशा में धकेल रहे हैं। यानी कि बेटा वो क्लाइमेट को किस तरीके से फोर्स कर रहे हैं, है ना। ऐसी क्या कहते हैं कारक जो गैसें या सौर ऊर्जा या पृथ्वी के तापमान को किस हद तक किस दिशा में आ रहे हैं। यानी कि सरल शब्दों में ये समझा जाए कि वो ताकत है जो पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन को बिगाड़ कर जलवायु बदलने पे मजबूर कर रही है ना। क्लाइमेट को फोर्स कर रहा है यानी जलवायु को जबरदस्ती बदल रहा है, जबरदस्ती मजबूर कर रहा है बदलने पे, ये वो ताकत उसे हम कहते हैं क्लाइमेट फोर्सिंग, ठीक है। सरल शब्दों में वो ताकत जो पृथ्वी की ऊर्जा को संतुलन को बिगाड़कर जलवायु बदलने की मजबूर कर रहा है ना। अब बेटा ये भी देखिए दो तरीके से, एक प्राकृतिक फोर्सिंग एक मानव निर्मित। देखिए जैसे सूरज की चमक में होने वाले बदलाव प्राकृतिक है तो मानव का इसमें कोई हाथ नहीं, तो ये प्राकृतिक फोर्सिंग हो गई। जबरदस्ती सूरज की चमक कम ज्यादा हो रहा है तो बेटा उससे वो डिपेंड क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। और मानव निर्मित फोर्सिंग ये इंसानी गतिविधियों द्वारा होता है, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस है उनका उत्सर्जन से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ठीक है। ये बेटा एल कुछ नहीं है, दूसरा टाइप हो गया, ठीक है। क्या है तो जो इन गतिविधियों से जो मानव निर्मित फोर्सिंग है, मानव निर्मित फोर्सिंग जैसे ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन से पृथ्वी का तापमान बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो ये बेटा मानव निर्मित है, एक प्राकृतिक फोर्सिंग है। ध्यान रखिए बेटा ये सब बहुत अच्छे से क्या कहते हैं आपके प्रिंसिपल्स हैं, है ना, सिद्धांत हैं सारे, ठीक है। मैंने हम लोगों ने आगे पढ़ा महत्वपूर्ण सिद्धांतों में कार्बन फुटप्रिंट पढ़ा बेटा, है ना, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल पढ़ा, है ना, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल पढ़ा। उसके बाद आपका रेडिएटिव फोर्सिंग हो गया। चौथा हम लोगों ने पढ़ लिया क्लाइमेट फोर्सिंग, इसको भी समझ लिया, ठीक है। ये बेटा सारे अच्छे सिद्धांत है तो ध्यान रखिएगा। फिर एक आता है बेटा ग्लोबल डिमिंग। ग्लोबल डिमिंग क्या चीज होती है आइए समझते हैं इसको, है ना, बहुत ही अच्छा ये भी क्या कहते हैं बेटा टॉपिक है, देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सूर्य की सीधी रोशनी में जब कमी आना, ठीक है ना। ग्लोबल डिमिंग क्या होता है, ग्लोबल डिमिंग क्या होता है पृथ्वी की सतह पर जो सूर्य की रेज आती है ना, रेडिएशन, सोलर रेडिएशन आती है, शॉर्ट वेव्स में आती है, आपको पता होगा साइंस में पढ़ा होगा आपने, है ना। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सूर्य की सीधी रोशनी में कमी जब आने लगती है, और पिछले कुछ दशकों में ये देखा गया है कि पृथ्वी में पहुंचने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा धीरे धीरे कम हुई है, इसे हम कहते हैं बेटा ग्लोबल डिमिंग। इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा। अब इसके मुख्य कारण क्या क्या है बेटा, जैसे कि ग्लोबल डिमिंग हो रही है, आइए देखते हैं। वायु प्रदूषण, हवा में राख, कालिक, सल्फर के कण जब बढ़ जाने से सूर्य की रोशनी को वापस अंतरिक्ष में भेज देता है, ठीक है। वायु प्रदूषण क्या होता है, हवा में राख, कालिक और सल्फर के जो कण बढ़ जाते हैं तो सूर्य की रोशनी को वापस अंतरिक्ष में भेज देता है, यानी कि वहां तक आ ही नहीं पाती पृथ्वी तक, जो ऊपर हमारे वायुमंडल में जो ये कण होते हैं वो वहीं से रिफ्लेक्ट कर देते हैं सूर्य की किरण को, तो इसके कारण ठीक से सोलर रेडिएशन या सूर्य की किरण पृथ्वी तक नहीं पहुंच जाती। एक ये कारण जो है वायु प्रदूषण, ठीक है। दूसरा बेटा मुख्य क्या है, बादलों में बदलाव। प्रदूषित हवा के कारण बादलों में पानी की जो बूंदे हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है ना। इससे क्या होता है कि बादल ज्यादा सफेद और चमकदार हो जाते हैं और वो रोशनी को वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो बादल से में वो बहुत ज्यादा चमकदार होते हैं, उनसे रिफ्लेक्ट कर देते हैं सूर्य किरणों को, और वायु प्रदूषण के द्वारा भी जो सूर्य की किरणें हैं उनको वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं अंतरिक्ष की तरफ। तो क्या होता है सोलर रेडिएशन में बेटा पृथ्वी तक नहीं पहुंच जाती, उसमें कमी आ जा रही है। और ये बेटा पिछले कई कुछ दशकों में देखा गया है कि पृथ्वी में लगातार सोलर ऊर्जा की मात्रा में धीरे धीरे कमी हुई है। लेकिन ये भी बहुत बड़ा कारण सोलर रेडिएशन कम हुई है तब यहाँ पे बताइए बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ऑलरेडी कहते हैं सोलर विकिरण ठीक से नहीं आ रहा है, कम होती जा रही है उसकी क्या कहते हैं आने की जो क्षमता है, उसके बावजूद हमारे क्या कहते हैं पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। यानी आप समझ रहे हैं हम लोग मानव गतिविधियों द्वारा कितना ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है। समझने वाली बात है बेटा, इसको समझिएगा। आप लोग डायरेक्ट जब आंसर लिखेंगे मेंस का इस पॉइंट को आप रेस करके उसमें क्वेश्चन लिख सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि बताइए ग्लोबल वार्मिंग होने के बावजूद भी आपका हमारा क्लाइमेट क्या कहते हैं चेंज हो रहा है और हमारी पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हो रही है ना। तो बेटा ये इस तरह अच्छा खत्म हो गया, ठीक है। तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ इतना ही करा जिसमें कि
हम लोगों ने बेटा सिद्धांतों को पढ़ा, है ना? क्या-क्या चीज़ों को कवर किया हमने? जलवायु परिवर्तन को समझा, ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझा, उनकी गैसों को पढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग को समझा क्या होती है और उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बेटा जो सिद्धांत मैंने बताए हैं, है ना? ये 5 सिद्धांत मैंने बताए हैं, इनको बेटा याद कर लीजिएगा, ये हमेशा एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपको मिल सकते हैं, ठीक है? क्लाइमेट बेटा जैसे कि ये क्लाइमेट फोर्सिंग हो गई, है ना? और ग्लोबल डिमिंग हो गई, ठीक है? जो हमने आपको बताए हैं, रेडिएटिव फोर्सिंग हो गई, है ना? फिर आपका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हो गया, हुँ? कार्बन फुटप्रिंट हो गया। अभी बेटा अभी क्या कहते हैं, ये मैंने बता दिया है। अभी आज के लेक्चर में बेटा हमने इतने टॉपिक्स को कवर कर लिया है ना? अब अगले लेक्चर में क्या करेंगे कि इसका जो बचा हुआ पार्ट है, मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर बेटा पूरी तरह आपका कंप्लीट कर दूँगा मैं, ठीक है ना? क्लाइमेट चेंज और ये अभी इसमें अपने हमारा टॉपिक बचा है कुछ इसके लेसिफिकेशन है, यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिनके थ्रू ये क्या कहते हैं, जो चलाया गया है, वैश्विक पहल की गई है ना? अभी इसमें आपका और ओज़ोन लेयर बचा हुआ है और लेजिस्लेशन बचा हुआ है और कुछ सिद्धांत अभी और है, मुझे लगता है जो इम्पोर्टेंट है, मुझे आपको पढ़ा देना चाहिए, ठीक है? तो आज का लेक्चर बेटा मैं यहीं खत्म करता हूँ, ठीक है? और नेक्स्ट लेक्चर को जरूर देखिएगा क्योंकि उसका बचा हुआ पार्ट कल जो अगला सेकंड पार्ट आएगा उसमें पूरा ही चैप्टर में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है? तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना बेटा? और नेक्स्ट लेक्चर को जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें ये पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट कर दूंगा, ओके? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।